हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप लोगों के सामने कक्षा 11 एवं 12 के लिए जीव विज्ञान से संबंधित एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग डीएनए के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। डीएनए की रासायनिक संरचना के विषय में पिछले वीडियो में हमने जाना था। इस वीडियो में हम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है उसको जानेंगे। साथ साथ पिछले वीडियो का सारगैफ रूल भी जानेंगे, वाटसन क्रिक मॉडल भी जानेंगे डीएनए का, डीएनए के वाटसन क्रिक मॉडल का जैविक महत्व, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ डीएनए और डीएनए का डीनेचुरेशन रीनेचुरेशन इन टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त हो जाए। आइए हम लोग इसके विषय में जानते हैं क्या है ये। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सारगैफ के रूल के विषय में जाना था, कुछ नियम के विषय में, कुछ पॉइंट्स के विषय में जाना था। उन्हीं को जल्दी से पॉइंट आउट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सारगैफ ने 3 पॉइंट दिए थे, रासायनिक संरचना के विषय में 3 पॉइंट दिए थे। पहला पॉइंट था कि डीएनए किसी भी कोशिका से लिया गया हो, चाहे जहां से लिया गया हो, उसमें किसी भी प्यूरिन की मात्रा पिरीमिडीन की मात्रा के बराबर होती है, यानी A प्लस G बराबर C प्लस T। पहला नियम था उनका, चाहे किसी भी कोशिका से लिया गया हो, इनमें प्यूरिन की मात्रा पिरीमिडीन की मात्रा के बराबर होती है। दूसरा नियम उन्होंने कहा था, एडेनिन की मोलर मात्रा, एडेनिन की मोलर मात्रा थायमिन के बराबर होती है और साइटोसिन की मोलर मात्रा ग्वानिन के बराबर होती है। दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि एडेनिन और थायमिन, एडेनिन और थायमिन और साइटोसिन और ग्वानिन की मोलर मात्राएं एक ही जाति के जीवों में एक प्रकार की होती हैं और अलग अलग जाति के जीवों में अलग अलग इनकी मोलर मात्राएं अलग अलग होती हैं। ये ठीक है, इनका अनुपात एक जाति के जीवों में समान होता है, परंतु दूसरी जाति के जीवों में इनका अनुपात कैसा होता है, इनका अनुपात भिन्न भिन्न होता है। ये चारगाफ का नियम था। उसके बाद अब हम लोग जानते हैं, इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर, बहुत सारे निष्कर्षों के आधार पर, बहुत सारे निष्कर्षों के आधार पर वाटसन और क्रिक ने डीएनए का एक जैविक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसको हम डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल कहते हैं। और इन्हें 1962 में, इनको स्टूडेंट्स 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 3 वैज्ञानिक थे, J.D. वाटसन, फ्रांसिस क्रिक और विल्किंस। J.D. वाटसन, फ्रांसिस क्रिक और विल्किंस, इन दोनों को 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके लिए? डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है। इन्होंने डीएनए की एक द्विकुंडली संरचना का वर्णन किया, डबल हेलिकल मॉडल, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, डबल हेलिकल मॉडल कहते हैं इसको। डबल हेलिकल मॉडल जो है वो प्रस्तुत किया, जिसके लिए वाटसन क्रिक को नोबेल प्राइज प्रदान किया गया 1962 में, ठीक है। आइए इसकी विशेषता समझते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो
डीएनए है वह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर के बना हुआ है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है इसको हम पिछले वीडियो में समझा चुके हैं, यहाँ उसको समझाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा आगे चल के आगे के पॉइंट्स में बताएंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं, यानी प्रति समानांतरित होती हैं, एंटी पैरेलल होती हैं, ठीक है। यानी इनकी पोलैरिटी अलग अलग होती है, यानी एक का 5 डिग्री कार्बन यदि है तो दूसरे का क्या होता है 3 डिग्री होता है, यानी एक का 5वां सिरा एंड होता है तो दूसरे का तीसरा सिरा, तीसरा कार्बन स्वतंत्र होता है। इसी तरह एक का एंड 5-3 होगा तो दूसरे का एंड 3-5 होगा, 5-3 और दूसरे का 3-5 एंड होता है, यानी ये श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं, ठीक है। अच्छा, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में हमने आपको पहले ही बताया है कि दूसरा पॉइंट है इनका, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में एक फास्फेट समूह, एक डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के हमने बताए थे, कौन कौन से, प्यूरीन और पिरिमिडीन हमने आपको बताया था। यानी प्यूरीन में एडेनिन और गुआनिन और पिरिमिडीन में साइटोसिन और थायमिन, ये 2 पाई जाती हैं। यानी एक न्यूक्लियोटाइड में के 3 कंपोनेंट है, फास्फेट समूह, डीऑक्सीराइबोज शर्करा और नाइट्रोजनस बेस, ये होते हैं। इसमें नाइट्रोजनी बेस किससे, शुगर के एक जल्दी से एक न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं, छोटा सा चित्र बना लेते हैं। ये मान लीजिए हो गया एडेनिन, हो गया ये H और ये OH और ये H, ये CH2OH। यहीं से फास्फेट समूह जुड़ा होता है, अब ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, एक क्या हो गया है, एक न्यूक्लियोटाइड में एक डीऑक्सीराइबोज शर्करा के पहले कार्बन से, ये पहला कार्बन है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, पहले फ्री कार्बन से कौन जुड़ा होता है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होता है और 5वें कार्बन से फास्फेट समूह जुड़ता है। इधर 5वां सिरा स्वतंत्र होता है तो इधर तीसरा कार्बन जुड़ता है। अब अगला न्यूक्लियोटाइड जो जुड़ेगा वह इससे जुड़ता है, इस तीसरे कार्बन से जुड़ता है। जो अगला न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा ये हो गया PO और ये हो गया O, यानी एक का तीसरा सिरा स्वतंत्र होता है तो दूसरे का 5वां सिरा स्वतंत्र होता है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड कितना है, सिर्फ इतना है। इस न्यूक्लियोटाइड में एक PO4 समूह हो गया, एक नाइट्रोजनी बेस हो गया और ये एक डीऑक्सीराइबोज शर्करा हो गई। बस समझे, यानी ये 5वां सिरा खुला होता है किसका, पहले न्यूक्लियोटाइड का इधर 5वां खुला होगा तो उसी न्यूक्लियोटाइड का इधर तीसरा सिरा स्वतंत्र होता है। दूसरे एंटी पैरेलल यानी दूसरी श्रृंखला का तीसरा कार्बन यानी ये इस तरह है तो दूसरा वाला इस तरह होगा। यानी क्या होंगे, दोनों एंटी पैरेलल होंगे।
तो एक का तीसरा सिरा स्वतंत्र होगा तो दूसरे का इधर नीचे की ओर पांचवा सिरा स्वतंत्र होगा। यह हो गया। अब एक श्रृंखला में सभी न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर के जुड़े होते हैं? ये एक बंध होता है, हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, यह होता है फास्फोईस्टर बॉन्ड। फास्फोईस्टर बॉन्ड, ये फास्फोईस्टर बॉन्ड है और ये पांचवें कार्बन से जुड़ा है, तो इसको कहेंगे 5 फास्फोईस्टर बॉन्ड। क्या कहेंगे? 5 फास्फोईस्टर बॉन्ड। अब ये भी फास्फोईस्टर बॉन्ड है, फास्फोईस्टर बॉन्ड हमने शॉर्ट में लिखा है फास्फोईस्टर बॉन्ड। ये तीसरे कार्बन से जुड़ा है डीऑक्सीराइबोस शर्करा से, तो इसीलिए इसको कहेंगे 3 फास्फोईस्टर बॉन्ड। यानी एक न्यूक्लियोटाइड एक तरफ PO4 समूह पांचवें कार्बन से जुड़ता है, उसी डीऑक्सीराइबोस शर्करा का दूसरा नीचे की तरफ PO4 जो जुड़ता है वो तीसरे कार्बन से जुड़ता है, और दोनों क्या होते हैं? फास्फोईस्टर बॉन्ड होते हैं। दोनों को मिला करके कहते हैं 5,3 डाईफास्फोईस्टर बॉन्ड। पिछले वीडियो में आप जाकर के इसको पढ़िएगा, पिछले वीडियो में जाकर पढ़ेंगे, इसको हमने विस्तार से समझाया है वहां पर, यहां भी हमने समझा दिया, वहां भी चित्र बना करके समझाया है, यहां भी हमने थोड़ा सा आपको बता दिया। ये हो गया। उसके बाद फिर दोनों नाइट्रोजनी बेस, अच्छा ये अब जो नाइट्रोजनी बेस जुड़ा हुआ है, ये यहां नाइट्रोजनी बेस जुड़ा हुआ पहले कार्बन से, इस बॉन्ड को कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ये हो गया। अब अगला पॉइंट कहता है, वाटसन क्रिक मॉडल का अगला पॉइंट जो कहता है कि दोनों श्रृंखलाएं आपस में जो एंटी पैरेलल हैं और क्लॉकवाइज मुड़ी हुई हैं, वो दोनों श्रृंखलाओं के बीच ये जो बंध है, यानी ये इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है और ये इससे जुड़ा है। यानी अब यहां देखिए विस्तृत रूप में, यहां ये थाइमीन है, एडेनिन से जुड़ा हुआ है, साइटोसिन किससे जुड़ा हुआ है? ग्वानिन से जुड़ा हुआ है। अब थाइमीन और एडेनिन के बीच में 1 और 2, 1 और 2, 2 हाइड्रोजन बंध उपस्थित हैं। थाइमीन और एडेनिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध उपस्थित हैं। एडेनिन का पहला नाइट्रोजन परमाणु एक दुर्बल वीक बॉन्ड द्वारा थाइमीन के तीसरे पोजीशन पर स्थित नाइट्रोजन से जुड़े हाइड्रोजन से एक वीक बॉन्ड द्वारा, दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, जबकि एडेनिन का छठा कार्बन से जुड़े हुए NH2 के एक हाइड्रोजन से थाइमीन का चौथे कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन परमाणु एक दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता। यह हो गया। अब एडेनिन और थाइमीन के बीच में 2 बॉन्ड होते, एडेनिन और थाइमीन के बीच में आपको 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ा होता है। ठीक है। अच्छा, और अब ये साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ा है, थाइमीन एडेनिन से जुड़ा है। यानी अब ये जो सारगैप का रूल है कि प्यूरीन इज इक्वल टू पिरिमिडीन, प्यूरीन इज इक्वल टू पिरिमिडीन, या साइटोसिन इज इक्वल टू थाइमीन और एडेनिन इज इक्वल टू थाइमीन और साइटोसिन इज इक्वल टू ग्वानिन। यानी अब इसकी पुष्टि हो जाती है किसकी? ये जो सारगैप रूल है इसकी पुष्टि इसके द्वारा हो जाती है। यह हो गया। अब एक चीज और देख लेते हैं, इनकी लंबाई देख लेते हैं। ये जो दोनों श्रृंखलाएं हैं, जो एंटी पैरेलल दोनों श्रृंखलाएं हैं, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों श्रृंखलाओं के बीच की दूरी ये 20 एंगस्ट्रॉम होती,
कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम होती है दोनों श्रृंखलाओं के बीच की दूरी। और एक श्रृंखला में दो ग्रुप्स होती है, दो खांचे होती हैं। यह है माइनर ग्रुप और यह है मेजर ग्रुप। माइनर ग्रुप यानी छोटी खांच है और दूसरी है लघु खांच। माइनर ग्रुप, लघु खांच और दीर्घ खांच। एक लघु खांच से दूसरे लघु खांच की दूरी यहां से लेकर के और यहां तक की दूरी, या एक मेजर ग्रुप यहां होगा, एक मेजर ग्रुप से दूसरे मेजर ग्रुप तक की दूरी यह होती है 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। 4 एंगस्ट्रॉम एक मेजर ग्रुप से, या एक कुंडली में हम कह सकते हैं एक चक्कर में, एक कुंडली में अथवा एक चक्कर की दूरी जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम की होती है। और एक चक्कर में 10 न्यूक्लियोटाइड, एक चक्कर में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो 34 एंगस्ट्रॉम में 10 से भाग दिया जाए तो 3.4 एंगस्ट्रॉम, यानी एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी, यानी यहां से लेकर के और यहां तक के बीच की दूरी, इससे समझ लेते हैं यह होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यह हो गया डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल। अच्छा, ये सर्पिलाकार, जैसे आपने कहीं देखी होगी घुमावदार सीढ़ी के समान प्रतीत होते, ये सीढ़ी के डंडे बनाते हैं, ठीक है, दोनों तरफ के, और ये पगडंड बनाते, जिस पर पैर रख करके चढ़ा जाता है। कुछ इस तरह की डीएनए की श्रृंखला होती है। अब आ जाता है डीएनए वाटसन क्रिक मॉडल का जैविक महत्व। वाटसन क्रिक मॉडल का जैविक महत्व सबसे पहला है रेप्लिकेशन या प्रतिलिपिकरण, डीएनए का प्रतिलिपिकरण। देखिए, डीएनए जो है स्वयं ही अपना निर्माण कर सकता है, डीएनए के द्वारा ही डीएनए का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को हम डीएनए का रेप्लिकेशन कहते हैं। इसको हम डीएनए के रेप्लिकेशन में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब हम वहाँ पर विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इसमें होता क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन में एक मदर स्ट्रैंड होता है और दूसरा स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड होता है, जिसकी हम विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे। दूसरा है ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, डीएनए ही सूचनाओं का वाहक है, डीएनए को ही सूचनाओं का वाहक कहते हैं, सूचनाओं का वाहक कहते हैं। यह आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं। एक स्ट्रैंड को सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, सेंस स्ट्रैंड, और दूसरे को नॉन सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, नॉन सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। इससे पहले एक चीज जान लेना जरूरी है कि डीएनए सूचनाओं को किस प्रकार अगली पीढ़ी में पहुंचाता है। आरएनए के द्वारा। डीएनए से मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जिससे आनुवंशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाकर के पहुंचती हैं। तो इसमें एक सेंस स्ट्रैंड होता है, एक नॉन सेंस स्ट्रैंड होता है। जो सेंस स्ट्रैंड है, इसी से मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है और इसी द्वारा ये सूचनाएं जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती है। ठीक है, तो ये सूचनाओं का वाहक है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ डीएनए।
डीएनए 5 प्रकार का होता है। डीएनए 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 ए डीएनए, नंबर 1 ए डीएनए, ए डीएनए, नंबर 2 बी डीएनए, नंबर 3 सी डीएनए, नंबर 4 डी डीएनए और नंबर 5 जेड डीएनए। देखिए ये चारों इसमें होते हैं। इसमें क्या होता है, ए डीएनए में, ए डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं कैसी होती हैं, क्लॉकवाइज होती। इसकी भी क्लॉकवाइज, इसकी भी क्लॉकवाइज, इसकी भी क्लॉकवाइज और इसकी भी क्लॉकवाइज होती हैं। लेकिन इसकी एंटी क्लॉकवाइज होती, जो इसकी श्रृंखलाएं हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी प्रति समानांतरित हैं। अब अंतर क्या है, एक कुंडल में इसमें 11 न्यूक्लियोटाइड होंगे, 11 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड। इसमें 9 न्यूक्लियोटाइड होते हैं एक कुंडल में, यानी एक माइनर ग्रुप से दूसरी माइनर ग्रुप तक, एक मेजर ग्रुप से दूसरी मेजर ग्रुप तक, यानी एक चक्कर में इसमें 8 न्यूक्लियोटाइड होते। किसमें, डी डीएनए में 8 न्यूक्लियोटाइड। जो वाटसन क्रिक ने वर्णन किया था उसको बी डीएनए का उन्होंने वर्णन किया था। वाटसन क्रिक ने जो वर्णन किया था बी डीएनए का वर्णन किया था, जिसमें कितना न्यूक्लियोटाइड था, अभी हमने बताया आपको 10 न्यूक्लियोटाइड। एक चक्कर में कितने, 10 न्यूक्लियोटाइड। ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसमें होते हैं 12 न्यूक्लियोटाइड। जेड डीएनए में 12 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 12 न्यूक्लियोटाइड जेड डीएनए में पाए जाते हैं। ये हो गए 5 प्रकार। अब एक और टॉपिक बचता है डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन। हमने अभी आपको बताया कि डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं दुर्बल हाइड्रोजन बंधों द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन यदि किसको डीएनए को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो क्या होगा, दोनों श्रृंखलाओं के ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं ये क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और दोनों श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से अलग हो जाती। लेकिन जैसे ही डीएनए को ठंडा किया जाए, 100 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही ठंडा किया जाए, तो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं जहां जहां से हाइड्रोजन बंध होते हैं वहीं से पुनः आपस में आकर के दोनों श्रृंखलाएं जुड़ जाती हैं। दोनों श्रृंखलाओं के पृथक होने की प्रक्रिया को डीनेचुरेशन कहते हैं और जुड़ने की प्रक्रिया को, पुनः जुड़ने की प्रक्रिया को रीनेचुरेशन कहती हैं। ये हो गया डीएनए का डीनेचुरेशन और डीएनए का रीनेचुरेशन, यानी गर्म किया जाए तो अलग हो जाती हैं और ठंडा किया जाए पुनः तो दोनों श्रृंखलाएं आपस में फिर हाइड्रोजन बंधों द्वारा आपस में जुड़ जाती हैं। यही प्रक्रिया डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन कहलाती है। दोनों स्टैंडों के अलग होने की प्रक्रिया को डीनेचुरेशन कहते हैं और पुनः जुड़ने की प्रक्रिया को हम ठंडा होने के बाद पुनः जुड़ने की प्रक्रिया को रीनेचुरेशन कहते हैं। इस तरह से आज जितने भी पॉइंट थे हमने उन सब के विषय में जाना। यदि कहीं कोई पॉइंट छूट गया हो तो उसको हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज इस वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं। आपकी समझ में यदि कुछ नहीं आया है तो हमको मैसेज के माध्यम से
उसके विषय में पूछ सकते हैं, उसका समुचित उत्तर दिया जाएगा। नहीं हो सकेगा तो हम अगले वीडियो में उस समस्या को सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हमको बहुत अच्छा लगता है डीएनए का अध्ययन करना। इसके बाद डीएनए का रेप्लिकेशन है, प्रोटीन का संश्लेषण है। ये बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इंटरमीडिएट जीव विज्ञान के लिए भी। तो इसका अध्ययन आप लोग कीजिए। आज हम इस वीडियो को यही समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब हम डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, यानी डीएनए से डीएनए का निर्माण डीएनए का रेप्लिकेशन कहलाता है। उसी के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। आपने बड़े धैर्य से हमारा पूरा वीडियो देखा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।